Assalamu alaikum, my dear students. I hope my dear students are all fine. And inshallah, with the grace of Almighty, today I am going to start ray optics. और आपको याद होगा कल हमने वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट किया था एज फार एज द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न. सो आज भी रे ऑप्टिक्स में भी बेटा मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. एंड इन दिस वेरी चैप्टर द क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस आर मेंशन्ड हियर. लाइक यू हैव मिरर फॉर्मूला, you have total internal reflection, then you have refraction formula, lens maker's formula, prism formula, and then finally I will also discuss compound microscope. बेटा ये हमारा horizon है ray optics में. So today let us begin with the first topic, that is mirror फॉर्मूला. सो बेटा आपको याद होगा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है, ठीक है, दैट इज यूजुअली कर्व्ड एंड दैट इज ऑफ टू टाइप्स. आई डोंट वांट टू इलैबोरेट दैट. वन इज कॉल्ड कॉनकेव, अनदर वन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स. डिड यू रिमेंबर? ओके, कॉनकेव यू नो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट. Convex, you know, it is also called a divergent reflecting surface. Okay. Now, बेटा ये जो मिरर है, कॉनकेव मिरर जो है, हमें सवाल पूछा जा रहा है, आप एक कॉनकेव मिरर के लिए आप क्या डिराइव करो? बेटा आप मिरर फॉर्मूला डिराइव करो. सो क्वेश्चन इज डिराइव द मिरर फॉर्मूला फॉर द कॉनकेव मिरर, राइट? सो नाउ कॉनकेव मिरर में मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पहले बेटा आपको एक इंपॉर्टेंट डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी. वी कॉल दैट एज रे डायग्राम. दैट इज कॉल्ड रे डायग्राम. सो बेटा रे डायग्राम आप याद रखोगे. इस मिरर फॉर्मूला या इस ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक तो रे डायग्राम, और कुछ assumptions फॉलो करने पड़ते हैं, और साइन कॉन्वेंशंस. सो थ्री थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फार एज द रे ऑप्टिक्स इज कंसर्न. डायग्राम, ऑप्टिकल डायग्राम, रे डायग्राम को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. साइन कॉन्वेंशंस इंपॉर्टेंट है, और कुछ assumptions क्या लेनी पड़ेगी, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो रे डायग्राम हमें क्या कहता है? बेटा मान लो ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव यू नो, कॉनकेव मिरर वो मिरर है whose reflecting surface is concave. ओके, कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर है whose reflecting surface is convex. सो कोई कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है वो डिपेंड करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है. सो मान लो ये यहां से सिल्वर पॉलिश्ड है और यहां से रिफ्लेक्टिंग है. सो देन दिस इज कॉनकेव. नाउ क्या याद रखोगे बेटा रे डायग्राम में? आपको क्या याद रखना है? द फर्स्ट थिंग इज दैट मान लो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस मिरर एंड दिस इज, फॉर इंस्टेंस, this is the center of curvature. And you know, right from the beginning of the 9th class you might have read the line which is passing through the pole and the center of curvature is called principal axis. तो क्या कहा जाता है बेटा? अगर एक रे, इंसिडेंट रे है जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो बेटा उस रे को क्या हो जाता है? दैट रे ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक and meet at some point on the principal axis, and that point is called principal focus. तो एक रे डायग्राम में पहली रे, द रे विच गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट बैक एंड मीट एट सम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. और उसके बाद बेटा क्या आएगा? लाइक फॉर एग्जाम्पल एक और रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है. ओके, सो रिमेंबर, अरे बेटा वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, शाबाश, दैट विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन. सो होगा क्या बेटा? ये जो है ये रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो क्या करेगी? वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है. हो गई दो रेस. और तीसरी रे, मान लो एक रे है बेटा जो पोल से जा रही है. So remember, the ray which goes through the pole, let it make a particular angle, say theta.
then this law tells us, this ray diagram shows us, then when this ray reflects back, then it will make a same angle with the principal axis. तो क्या है फिर से बताऊंगा मैं. The ray which is falling on the pole and makes some angle with the principal axis, let that is theta. Then when it reflects back, it will make the same angle theta with the principal axis after reflection. So बेटा ये हो गई रे डायग्राम. Is that clear? अब बेटा इस आप मिरर पे देख लो, हमें क्या करना है, हमें मिरर फॉर्मूला डिराइव करनी है. रे डायग्राम हो गई, लेकिन बेटा रे डायग्राम के बाद आपको एक और चीज याद रखना है, दैट इज साइन कॉन्वेंशन. वो भी बेटा आपने सुना होगा, याद भी होगा आपको. साइन कन्वेंशन क्या है बेटा, जरा बताओ. रिमेंबर, ऑल द डिस्टेंसेस विच आर मेजर्ड in the direction of incidence of light are taken as positive, and all the distances which are measured opposite to the direction of incidence of light are taken as negative. बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मे भी आप भूल चुके होंगे, तो ये बेसिक चीजें मैं बताना चाहता हूं. ठीक है, अदरवाइज ये 10th क्लास में भी आपने सुना होगा. सेकेंड थिंग, all the distances are measured from the pole, so pole acts as an origin. पोल से ही सारे डिस्टेंसेस को मेजर किया जाएगा. दो साइन कन्वेंशन हो गई. एंड थर्ड साइन कन्वेंशन, ओके, द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डिस्टेंस जो भी है वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से जो डाउनवर्ड डिस्टेंस है उनको नेगेटिव लिया जाएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, साइन कन्वेंशंस भी हो गए. नाउ यू हैव द ऑब्जेक्ट, एंड दिस ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. आप देख लो कहां पे है, और मान लो इस ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है. तो अब क्या करना है बेटा, अब हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे. मिरर फॉर्मूला बेटा आप याद रखोगे, इट बेसिकली गिव्स अस, लेट मी राइट डाउन, इट गिव्स अस the relationship between object distance image distance and focal length. तो बेटा ये जो है, ये तीन के बीच में, यानी कि तीन वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, किस किस के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ. बेटा इन तीन के बीच में जो हमें रिलेशनशिप देता है, उस फॉर्मूला को मिरर फॉर्मूला कहते हैं. और अब आपको कहा जा रहा है कि इस कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला डिराइव करो. तो आपने एक ऑब्जेक्ट लिया विच इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस ऑब्जेक्ट हैज गॉट हाइट ए बी, दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ अब इस एरो से, यहां से एक रे आ रही है, रे डायग्राम बनानी है, तो रे डायग्राम में तीन इंपॉर्टेंट रेज डालनी पड़ेगी. एक रे पॉइंट बी से निकल रही है विच गोज पैरेलल एंड मीट एट सम पॉइंट एफ, ओके, एंड दिस एफ यू नो इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. देन बेटा देखो दूसरी रे, द रे विच इज गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर retraces its path as is shown in the figure. Now the ray which makes some angle, say I, with respect to the pole, then it comes back with the same angle R, and I and R are equal. अब बेटा क्या करना है, असाइन कर लो सिंबल्स. देखो यू नो पोल से ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू. लेट मी शो इट हियर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, ओके. देन बेटा यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जो दूरी है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसने आर दिखाया है, कैपिटल आर नहीं दिखाया है, सो दिस इज कैपिटल आर, ओके. एंड देन पोल से फोकस तक, प्रिंसिपल फोकस तक जो डिस्टेंस है, दैट इज फोकल लेंथ, ओके. एंड मान लो इमेज यहां बन गई है, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा कैसे. सो इमेज और पोल के बीच में जो दूरी है, दैट इज v. सो u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ. नाउ बेटा जब ये रेज इधर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो देखा गया कि यहां से जो रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक होके बेटा देखा गया ये रेज यहां पे मीट कर रही है, ओके. तो देखा गया कि दीज रेज दे एक्चुअली मीट हियर एट दिस पॉइंट b डैश. तो
आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट पॉइंट बी डैश। तो क्या किया, बी की रेज मीट हो रही है बी डैश पे, एंड यू नो द पॉइंट वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज मीट फॉर्म्स द इमेज। सो बी पॉइंट की इमेज यहां पे है, वी कॉल दैट एज बी डैश। और बेटा तो क्या होगा, ए प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो ये इस रेज, इसकी भी जितनी भी रेज होगी, यानी कि इसकी जो इमेज होगी वो फिर से प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगी, एंड दैट इज कॉल्ड ए डैश। तो यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सो ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश फॉर्म्स द इमेज। ओके, नाउ बेटा मिरर फॉर्मूला के लिए आप याद रखोगे, आपको क्या करना है, आपको 4 ट्रायंगल्स ढूंढने हैं। कितने ट्रायंगल्स ढूंढने हैं? 4। आपको देखना है ऐसे 4 ट्रायंगल्स जिनमें पियर पियर सिमिलर होगा। सो जरा बेटा ढूंढ लो आप, एक तो वो राइट एंगलर भी होने चाहिए और सिमिलर भी होने चाहिए। इफ यू ऑब्जर्व दैट इन दिस राइट एंगलर ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, बेटा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्या आपको ये सिमिलर देख रहे हैं? मुझे सिमिलर ट्रायंगल्स की ओर नहीं जाना है, फिर भी यहां पे राइट एंगलर है, वर्टिकली ऑपोजिट है, सो दे आर सिमिलर, एंड व्हेन दे आर सिमिलर देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, देयर रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल। तो बेटा फिलहाल ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं। और कौन से 2 ट्रायंगल्स आपको बेटा लग रहे हैं कि सिमिलर हैं? बेटा आप देख लो, पी ए बी और ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं, एक तो बेटा ये ए बी पी, ये पूरा ट्रायंगल, और ये बेटा छोटा सा ए डैश बी डैश पी। सो दे आर अगेन सिमिलर, यहां पे दिखाना चाहता हूं, तो ए बी पी, A dash B dash P, they are also similar. So when they are similar by this proportionality ratio, हम क्या कह सकते हैं, यहां पे जो ट्रायंगल है, अभी आपने देखा ट्रायंगल्स ABC and A dash B dash C are similar. Okay, बेटा ये 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो बेटा जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ द साइड्स इक्वल होगा। रेशियो ऑफ देयर परपेंडिकुलर्स कैन बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, यानी कि ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, यस, ए सी बाई ए डैश सी। क्या लिखेंगे? ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू, यस, बोलो बेटा, सी ए बाई सी ए डैश, सॉरी सी ए डैश बाई सी ए, राइट, पुट इट एज फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो हो गया ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। अब और 2 ट्रायंगल सिमिलर है, कौन कौन सा बेटा? ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, दे आर ऑल्सो सिमिलर। ओके, पता है क्यों? ये एंगल भी सेम, ये 90 ये 90, तो उस हिसाब से इनके साइड्स प्रोपोर्शनेट हो गए, तो रेशियो ऑफ देयर परपेंडिकुलर्स can be equal to the ratio of their bases. I don't need to explain it to that extent because you have already read it. So थोड़ा सा आपको ब्रश अप हो गया यहां पे। So क्या करोगे? ए बी पी में परपेंडिकुलर ए बी है, ए डैश बी डैश पी में परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश है, ठीक है, और बेस ए बी पी में पी ए है और ए डैश बी डैश पी में पी ए डैश है। So I can write it like this: triangles ए बी पी and A dash B dash P are also similar. When they are similar, what can you say? Therefore, A dash B dash divided by AB will be equal to, बोलो बेटा किसके बराबर आएगा? रेशियो ऑफ देयर परपेंडिकुलर्स विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसेस। सो व्हाट इज दैट? परपेंडिकुलर ए बी और ए डैश बी डैश है, बेस कितनी है इसकी बेटा? पी ए, इसकी है पी ए डैश। सो कैन बी रिटन एज पी ए डैश डिवाइडेड बाई पी ए।
प्लीज रिमेंबर दिस। सो मिरर फॉर्मूला में आप एक माइंड मैप दिमाग में रखो, जब भी मिरर फॉर्मूला निकालनी हो तो आप पेयर ऑफ टू ट्रायंगल्स देखो कौन कौन सिमिलर हैं। चार ट्रायंगल्स ढूंढने हैं जिनमें पेयर पेयर सिमिलर होगा। जब वो सिमिलर होगा तो फिर उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी जो फॉर्मूला है, जो प्रॉपर्टी है, वो यूज करो। रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर्स ऑफ दिस ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। इज दैट क्लियर? दे विल बी प्रोपोर्शनेट। तो वहां से आंसर सीधे अब निकल आएगा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बोलो बेटा इन दो इक्वेशन से क्या प्रूव हुआ? ये तो इक्वेट हो जाएंगे। यहां आंसर आएगा सी ए डैश डिवाइडेड बाई सी ए इक्वल्स टू पी ए डैश डिवाइडेड बाई पी ए। इज दैट क्लियर? बेटा ख्याल रखोगे यहां पे अब हमें, मैंने अभी आपको कहा साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स में। याद रखोगे ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो बेटा जहां पे भी देखो बेटा, यहां P इन्वॉल्व हो रहा है, हाँ, यहां पे भी P इन्वॉल्व हो रहा है, सही बात है। लेकिन बेटा CA डैश में P कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, because all the distances are not measured from the center of curvature but are measured from the pole. So I will convert this CA dash into P. ऐसे इस सी को भी पी में लाना पड़ेगा। अरे बेसिक मैथ है यार, 8 से पढ़ते जा रहे हो। लाइन जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ा है। तो मुझे बताओ इस बेटा ये जो सी ए डैश है इसको पी में कैसे लाया जाए? इस सी ए डैश को पी में कैसे लाएंगे? कोई बता सकता है? अरे लॉजिकल बात है, सी ए डैश को पी में लाना है। कैन आई डू लाइक दिस? पी सी माइनस पी ए डैश कैन गिव अस सी ए डैश। आई रिपीट, अरे इस पीसी को माइनस करेंगे पी ए डैश, सो पी सी माइनस पी ए डैश, यस दैट इज सी ए डैश। कैसे बेटा? देखो सी ए डैश है, मैंने क्या किया, इस पीसी में से पी ए डैश निकाला, वो सी ए डैश आ गया। अच्छा, डिवाइडेड बाई व्हाट इज दिस? सी ए। जरा बेटा सी ए को पी में लाओ, कैसे लाओगे? सोचो बेटा, पी ए को पी सी माइनस करेंगे, वो सी ए आएगा। So I shall write it as PA minus PC equals to PA dash divided by PA. तो बेटा अब क्या करना है? अब बारी है साइन कन्वेंशंस की। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ द लाइट टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। बोलो बेटा पीसी इसमें क्या आएगा? पीसी माइनस आर आएगा। क्यों? बिकॉज इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। जब आप स्केल लगाओगे, स्केल का ऑरिजिन 0 यहां पे रखोगे तो स्केल कहां से जा रही है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, इट इज अपोजिट। तो याद रखोगे यहां जो पीसी मेजर करना है, आप ये मेजर कर रहे हो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। सो पीसी को क्या आएगा बेटा? माइनस आर। ओके, माइनस, बोलो बेटा PA dash. PA dash, you know it is the distance of the image from the pole. Will it be taken as positive or negative? It is again negative because it is opposite. So it is minus V. Yes. Divided by, what is PA? Yes. Bolo beta. PA, you know it is the object distance. It will be again taken as negative. क्योंकि बेटा ये फिर से distance opposite to the direction of incidence है. So I will write it as minus u. Okay, minus PC अभी आपने देखा minus r is equal to, what is PA dash? Yes, what is PA dash? It is minus v. What is PA? कोई बताओ, what is PA? It is object distance but minus. तो further solve it. क्या आएगा बेटा? minus r plus v whole divided by minus u plus r equals to, हाँ बेटा राइट साइड से क्या आएगा? माइनस माइनस कैंसल, इट विल बी v by u। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? तो मल्टीप्लाई करो इनको, माइनस u इंटू आर, इट विल बी माइनस यू आर प्लस यू वी equals to minus uv, yes,
प्लस वी आर, एम आई राइट? तो बेटा क्या करो, इस यूवी को इधर लाओ, इस यू आर को इधर ले जाओ। यूवी प्लस यूवी इज 2uv इज इक्वल टू यू आर प्लस वी आर, राइट? तो यहां पे आप क्या करोगे बेटा, याद रखोगे, आप देखो इसमें तीन वेरिएबल्स हैं u v और r। आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप दोनों साइडों से u v r से डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग both sides by u v r, so what it will be, it will be 2 by r, क्योंकि u v r में u v कैंसल होगा। अच्छा, इसको u r डिवाइड बाई u v r, u r कैंसल, वहां 1 by v बचेगा, प्लस बेटा वी आर में u v r डिवाइड करो, वी आर कैंसल, वहां 1 by u बचेगा। बट डिड यू रिमेंबर दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा 2 टाइम्स फोकल लेंथ होता है, तो आंसर क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई r के बदले 2f इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u, राइट? 2 and 2 will cancel out, so the final mirror formula is 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. This is the derivation of mirror formula. ठीक है, अगर आपको बेटा मैंने ए के लिए क्यों दिखाया, अगर आपको कॉन्वेक्स आया या आपको ये आया, देखो बेटा यहां पे आप ध्यान दोगे, आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, लेकिन बेटा अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे आप देख रहे हो जो इमेज बन रही है, इट इज ऑब्जेक्ट वाज लाइक दिस एंड इमेज इज इन्वर्टेड, सो हियर द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों है, क्योंकि रेज ने सचमुच मीट किया, सच में इन्होंने कहीं ना कहीं पे मीट किया। लेकिन याद रखोगे कॉनकेव मिरर में बेटा दो केसेस आ जाते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस होगा, यानी कि मैं मिरर के बहुत ज्यादा नजदीक हूं, तो बेटा पता है क्या होता है, वहां पे जो इमेज बनती है दैट इज नॉट रियल बट दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। इज दैट क्लियर? शेविंग मिरर्स में आप देखते हो अपने चेहरे को बहुत नजदीक रखते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड यस बियॉन्ड प्रिंसिपल फोकस और बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, देन व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, राइट? सो यहां पे भी ऐसा ही होगा, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा देन द इमेज इज यस रियल यस इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो लेकिन जितना ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक आता जाएगा, साइज ऑफ द इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड द स्टेज कम्स व्हेन द नेचर ऑफ द इमेज चेंजेस, द इमेज बिकम्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। ठीक है, सो कॉनकेव मिरर में याद रखना दो केसेस हैं, रियल इमेज भी बन सकती है, वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, लेकिन कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल बनेगी। क्या बनेगा, लेकिन बाज़ाब्ता आप यही कन्वेंशंस, यही नाम रखो और फिर से सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करो, आपको उनके लिए भी मिरर फॉर्मूला डिराइव हो जाएगी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज total internal reflection. Total internal reflection. बेटा वेव ऑप्टिक्स में मैंने सिनेल्स लॉ डिस्कस किया था, ठीक है, तो यहां पे हम सीधे आ जाएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। अगर आपको ये इमेज क्लियर दिख रही है, थोड़ा सा इसमें फेयरनेस है, तो मैं खुद एक इमेज यहां पे डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं। बेटा मान लो यहां से एक मीडियम है रेयरर और यहां से बेटा मीडियम है डेंसर। ओके, दिस हैज गॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड दिस वन हैज गॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। मैंने क्या किया बेटा, ऑब्जेक्ट को मैंने डेंसर मीडियम में रखा है। किस मीडियम में रखा है बेटा, डेंसर मीडियम में। लेट दिस ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, से लेट इट इज O। ओके, तो बेटा क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकल आएगी, तो मान लो एक रे निकल आ रही है ऐसे,
ओके, दिस इज द नॉर्मल, ठीक, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. Now you know when a ray goes from denser to rarer, will it bend towards normal or away from normal? It will bend away from normal. तो बेटा होगा क्या, ये ऐसे जाएगी. ओके, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड अगर मैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्दर इंक्रीज करूंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा. It will come more and more closer to this interface. You know what is interface? Interface वो चीज है जो दो मीडियम उसको सेपरेट कर रहा है. यहां जो ये सरफेस है, it acts as a interface. It separates the two media from each other, right? तो बेटा क्या हो रहा है, जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है. तो देखा गया बेटा एक स्टेज आएगा जहां पे रिफ्रैक्टेड रे जो है इट विल मूव अलोंग द इंटरफेस, यानी कि ये अब रिफ्रैक्टेड रे है. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, तो बेटा देखा गया कि जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे रिफ्रैक्टेड रे उतना उतना इंटरफेस पे के क्लोज आती जाएगी. और एक स्टेज आएगा, एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जहां पे बेटा होगा क्या, शाबाश, जहां पे रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस के अलोंग चलेगी, इंटरफेस के पैरेलल चलेगी. और उस टाइम और उस एंगल को कहा गया बेटा क्रिटिकल एंगल. क्या कहा गया, क्रिटिकल एंगल. So what is critical angle? It is the minimum angle of incidence at which the ray goes along the interface when it travels from denser medium to rarer medium. लेकिन बेटा अगर इसके बाद मैंने और जरा सा एंगल बढ़ा दिया, then this ray will reflect back into the same medium. अगर आपका एंगल अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इफ यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल, अरे बेटा ये रे पता है कहां जाएगी, ये अब बैंड नहीं होगी, यानी कि ये दूसरे मीडियम में एंटर नहीं होगी. इट विल बाउंस बैक, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम. इज दैट क्लियर? तो क्या मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, angle of when the ray is going from denser to rarer, the refracted ray goes or moves closer towards the interface, and at a particular angle of incidence called critical angle, the refracted ray goes along the interface. And if the angle of incidence is greater than the critical angle, then the refracted ray or then the incident ray will not travel into the rarer medium but will reflect back into the same medium. तो बेटा क्या है, इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मतलब व्हेन ए रे travels from denser medium to rarer medium, yes, at an angle greater than critical angle, then this ray reflects back into the same medium. So this phenomenon is called total internal reflection. तो क्या लिखूंगा मैं बेटा, शाबाश. So what is total internal reflection? Total internal reflection is the phenomenon of bouncing back of a light when it travels from a denser medium to a rarer medium. At an angle greater than the critical angle. Okay, समझ आया बेटा?
सो जब भी रे डेंसर से रेयरर जाए, ठीक है, सो जब भी रे डेंसर से रेयरर जाए एक ऐसे एंगल पे जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो रे बजाय कि वो दूसरे मीडियम में चली जाएगी बेटा, वो वापस अपने ही मीडियम में आ जाएगी। दिस फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन बेटा यहां पे मुझे एक डेराइवेशन लेनी पड़ेगी, वो ये है, मान लो यहां मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 रखा है, तो यहां पे मैं सिनेल्स लॉ अप्लाई करना चाहता हूं। अच्छा मुझे ये बताओ, एक चीज मैं भूल गया, वहां सवाल आता है व्हाट इज द कंडीशन और व्हाट आर द टू बेसिक कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या आप बता सकते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बेटा क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। दूसरी कंडीशन क्या है? रे कहां से कहां आनी चाहिए? रेयर टू डेंसर नहीं, तब नहीं होगा। रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ओके, नाउ सिनेल्स लॉ बेटा अप्लाई करेंगे। सिनेल्स लॉ क्या कहता है? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बोलो रेयरर मीडियम में क्या है? म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां पे आ जाते हैं डायग्राम पे। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, ठीक है, और मान लो मैंने क्रिटिकल एंगल देखा, वहां पे साइन ऑफ एंगल कितना आएगा? हाउ मच इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल? इट इज 90 डिग्री। Please remember, when the angle of incidence is equal to the critical angle, then the refracted ray goes along the interface and hence makes an angle of 90 degree with the normal. So, क्या लिखूंगा मैं बेटा? पहले सीधे फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे, μ1 sin r will be equal to μ2 sin i। ठीक है, याद रखोगे जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल, वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और वहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू2 साइन आई। तो ऐसे रट्टा याद नहीं रखना म्यू2 बाई म्यू1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ये कभी कभी ये यहां पे आपकी कैलकुलेशंस गलत हो सकती है। ऐसे याद रखो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ दैट एंगल, उस मीडियम का एंगल। सो क्या लिखेंगे बेटा? म्यू1 आपको पता है अगर आप आई लोगे सी के बराबर तो आर 90 आएगा। सो म्यू1 साइन 90 इज इक्वल टू म्यू2 साइन कौन सा एंगल? क्रिटिकल एंगल, दैट इज सी। साइन 90 इज 1, सो म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 साइन सी। तो म्यू1 को इधर लाओ, साइन सी को इधर लाओ, 1 बाई साइन सी इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। ओके, सो अगर आप इसका रेसिप्रोकल भी लोगे, साइन सी विल बी इक्वल टू, या सी विल बी इक्वल टू, साइन सी विल बी इक्वल टू म्यू1 बाई म्यू2। ओके, तो सी किसके बराबर आ गया? साइन इनवर्स ऑफ म्यू1 बाई म्यू2, या ऐसे भी लिखो 1 बाई म्यू2 1, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। तो बताओ बेटा अगर आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, यानी कि पेयर ऑफ मीडियम जो है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसी हिसाब से क्रिटिकल एंगल निकल आएगा। सो इफ यू नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम यू कैन फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल। या इसका उल्टा, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल यहां पे जैसे आपको रिफ्रैक्टिव ये क्रिटिकल एंगल पता है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। कैसे? μ21 इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी। ओके, तो अगर आपको क्रिटिकल एंगल पता है यू कैन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। राइट, जैसे किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है, 1 बाई 2.5 साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2.5 विल गिव यू सी। सो ये क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट टाइप में, इफ द क्रिटिकल एंगल इज फॉर एग्जाम्पल से 60 डिग्री, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सो अगर 60 है इट इज 1 बाई साइन 60, साइन 60 इज √3 बाई 2, इट विल बी 2 बाई √3। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज 2 बाई √3। इज दैट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो बेटा आज जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए तो वो था मिरर फॉर्मूला और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंशाल्लाह कल मैं
तो लगभग कल कोशिश कर लूंगा मैं इस रे ऑप्टिक्स को फिनिश करने की। अगर नहीं हुआ देन मोर और लेस एक और लेक्चर लग जाएगा। ऑलमोस्ट ये 3 लेक्चर्स में मैं फिनिश करूंगा। ठीक है, तो दुआओं में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।